Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन which is a part of unit kinematics, one of the most complex chapter in physics. But you don't need to worry about this because I am going to teach you this chapter from basic to advanced level. So let's start with some definition parts. So what is kinematics? First of all, the study of motion of object without considering the cause of motion is called kinematics. मतलब हम इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोई बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, उसका प्रॉपर मोशन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे. पर विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब वो मोशन क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, इसके बारे में अभी अब कुछ नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसा मोशन हो रहा है. देन कुछ डेफिनेशंस हैं आगे. रेस्ट और मोशन जो ऑलरेडी आपको पता है. क्या होता है रेस्ट? इफ पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, टाइम बीत रहा है पर मेरी पोजीशन अभी भी सेम की सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रही. दैट मीन्स मैं किस में हूँ? रेस्ट में हूँ. वहीं अगर मैं मूव कर रहा हूं, टाइम भी बीत रहा है और मेरी पोजीशन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, देन एट दैट केस मैं किस में हूंगा? मोशन में हूंगा. पर ये रेस्ट और मोशन इतना भी इजी नहीं है, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. वो कैसे? लेट मी प्रेजेंट अ सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू. जी यहाँ पे एक बस है जिसमें दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और तीसरा फ्रेंड इनका सी ऑफ करने के लिए. अब ये बस चल रही है. इस फ्रेंड के अकॉर्डिंग इन दोनों फ्रेंड्स की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है, क्योंकि बस आगे की तरफ मूव कर रही है. तो इस पर्सन के लिए ये दोनों पर्सन किस में है? मोशन में है, क्योंकि उसकी पोजीशन टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है. पर वहीं अगर मैं अब इस वाले फ्रेंड की बात करूं, ये आगे वाले फ्रेंड को देख रहे हैं, तो इस फ्रेंड के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही. बेशक बस मूव कर रही है पर दोनों बस के अंदर है, तो एक विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर उन दोनों की पोजीशन क्या है? सेम. तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये मोशन में है, ये वाला फ्रेंड. पर इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये वाला जो फ्रेंड है वो क्या है? रेस्ट में. तो ये कैसे? एक के लिए मोशन और एक के लिए रेस्ट. हाउ इज इट पॉसिबल? तो बच्चों इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बच्चों कोई भी पर्सन किसी इवेंट को कहां पे ऑब्जर्व कर रहा है उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे ये वाला जो पर्सन है ये ग्राउंड पे खड़े होकर दूसरे फ्रेंड्स को देख रहा था, तो ये ग्राउंड जो है इस पर्सन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुई, क्योंकि ये ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट सब कुछ देख रहा था. वहीं अगर मैं बात करूं इस पर्सन की जो बस के अंदर बैठा है, वो दूसरे बंदे को देख तो रहा है पर किसमें? बस के अंदर बैठकर. तो इस पर्सन के लिए जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या होगा? बस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है यहां पे, क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक पर्सन मोशन में है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग वही पर्सन किसमें है? रेस्ट में है. तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. इट इज द सिस्टम इन विच पर्सन ऑब्जर्व एनी इवेंट. किसी भी इवेंट को किस सिस्टम में वो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो अब जो डेफिनेशन है इसमें हम थोड़ा सा एडिशन करेंगे. इफ पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन वो बॉडी किसमें होगी? रेस्ट में होगी. और इफ अ पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज विद टाइम इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन वो किसमें होगी? मोशन में होगी. सो दीज आर सम बेसिक टर्म्स. अब हम नेक्स्ट टर्म्स की बात करते हैं, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो बच्चों नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें देखो ये एक बस है जो यहां से ऐसे गई और यहां पहुंच गई. तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जो पाथ वो बॉडी फॉलो कर रही है उस पाथ की लेंथ को मेजर करो, एंड दैट
लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो इस जो ये पाथ उसने फॉलो किया है, मैं इसकी लेंथ को मेजर करूंगा और जितनी ये लेंथ होगी वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस बात को माइंड में बिठा लो कि इस जो हमारी डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, किधर भी जा सकती है बॉडी। उसके बाद एसआई यूनिट आपको पता है मीटर होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। अब कौन सा डिवाइस है जिससे आपको डिस्टेंस के बारे में पता चलता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आपकी कार में, आपकी एक्टिवा, आपकी बाइक में एक छोटा सा मीटर लगा होता है। उस मीटर में आपको डिस्टेंस की रीडिंग आती है कि आपकी बॉडी ने पहले इतना डिस्टेंस कवर किया था, इसके बाद अब इतना डिस्टेंस कवर हो गया। तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। छोटा सा गोल सा मीटर होता है ये आपकी एक्टिवा और बाइक में। ठीक है, उसे बोलते हैं हम ओडोमीटर। अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो बच्चों, बॉडी यहां पे थी, यहां पहुंच गई, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दो, अ स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोले तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा आपका, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना, एक सीधा रास्ता, और वही रास्ते की जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होगी, ये कहां से कहां जाएगा, हमेशा ये स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, मतलब इस तरफ, क्योंकि ये तो हमेशा सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस जो था वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, पर इसकी हमेशा डायरेक्शन फिक्स होगी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस स्केलर है पर हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट मीटर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि है तो दोनों लेंथ ही, डिस्टेंस भी लेंथ और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ। अब कुछ पॉइंट्स है कंपैरिजन करने वाले, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा कि डिस्टेंस जो है बच्चों, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब ये कैसे, इसको जरा ध्यान से सुनना। सपोज करो बॉडी यहां पे थी, ए पॉइंट पे, ए से चली, बी पे पहुंची, बी से वापिस आई सी पर। ए से बी तक का जो लेंथ था, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है दैट इज 20 मीटर, और बी से जो सी तक की लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर। और अगर आपको कोई पूछे कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होएगा, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज, पहले वो ए से बी गई, उसकी लेंथ 20, फिर वो बी से सी वापिस आए, उसकी लेंथ 10, तो आंसर कितना आ गया, 30 मीटर। वहीं अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में देखो आपको सिर्फ यहां से यहां तक का आंसर चाहिए, स्टार्टिंग ये वाला पॉइंट, एंडिंग ये वाला पॉइंट, उनके बीच का डिस्टेंस, वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो कैसे निकलेगी, आपने आगे वाली डिस्प्लेसमेंट को प्लस में ले लिया यहां से यहां तक, उसमें जो पीछे आने वाली, देखो पहले वो आगे गई ए से बी तक, ऐसे आगे जा रही है, उसको मैंने प्लस में लिया। ये बी से सी वो पीछे आ रही है, इसको मैं किस में ले लूंगा, माइनस में। आंसर कितना आया, 10। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो वापिस आ रहे हैं, तो उस वाले को हम क्या लेंगे, नेगेटिव, तभी तो आंसर 10 आएगा। स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का डिस्टेंस है कितना, यहां से ये यहां तक कैसे निकालोगे, 20 में से 10 को माइनस करोगे तभी ये आंसर आएगा 10। क्लियर हुआ? तो वो इस कंसेप्ट से आता है कि आगे जाने वाले को प्लस लिया है तो पीछे आने वाले को माइनस ले लो, तभी आपका आंसर कितना आया, 10 मीटर। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। जीरो की बात करें, अगर बॉडी दोबारा
ए से बी जाने के बाद दोबारा बी से ए आ जाती, बैक टू द पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, तो उस केस में देखो ए टू बी देन बी टू ए, दोनों चीजें हो गई। तो डिस्टेंस पहले आपको कोई पूछे तो डिस्टेंस क्या आएगा, ए टू बी कितना है 20, 20, बी टू ए कितना है 20, 20, तो टोटल कितना हो गया 40, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। पर अगर मैं आप डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वैसे भी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए। देखो ए से चले थे, ए से वापिस आ गए, तो आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, एंडिंग पॉइंट भी वही है, तो आंसर तो जीरो आएगा। वो जीरो आया कैसे, ए से बी वाली आगे जाने वाली डिस्प्लेसमेंट हमने प्लस में ली, बी से ए पे आने वाली जो पीछे जाने वाली है उसको माइनस में ली, तो आंसर कितना आ गया, जीरो। क्लियर हुई ये बात। तो अगर आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो जाए तो उस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है ये एग्जांपल कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया तो वो जीरो कभी नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, आगे जा रहा है तो प्लस होता जा रहा है, वापिस आ रहा है तो माइनस हो रहा है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर बच्चों। अब अगर आगे बात करें तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं एक दूसरे के। कैसे ये दोनों इक्वल होंगे, देखो ये ए पॉइंट, यहां से बॉडी चली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ये बी पॉइंट पे पहुंच गई बिल्कुल सीधा, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ है 20 मीटर। अगर मैं आपको बोलूं बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने ए से बी तक, तो आप बोलोगे 20 मीटर सर। और वहीं अगर मैंने आपको पूछ लिया बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, तो फिर क्या आंसर आएगा, तब भी आंसर कितना आएगा 20, क्योंकि ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन, और बॉडी खुद भी किस लाइन में ट्रेवल की है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल की है, तो इसका आंसर कितना आएगा 20 मीटर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो क्या है कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब, when body moves in a straight line, तब जब बॉडी सीधा ही जाएगी, वापिस ना आए, ये ध्यान रखना, सीधा जा रही है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सेम। यही हमारा चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें जो हमारा पाथ होगा वो सीधा होगा, सीधा इन द सेंस स्ट्रेट लाइन होगी, उसमें वो वापस भी आ सकता है नो डाउट, ठीक है, आगे जाकर फिर वापस आया ऐसा भी हो सकता है, पर पाथ हमारा सीधा ही होगा, कर्ल पाथ हम नहीं लेंगे। क्लियर हुई ये बात। अब थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है भाई, तो वो तो छोटा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, वो भी हमने पॉइंट पढ़ लिया। क्यों, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करेगी तो दोनों इक्वल होंगे, पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ है भाई डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से, वो तो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे लिखा आ सकता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट, फॉल्स, डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये अगर ये बोला जाए डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस, तो ये भी गलत है, ऑलवेज नहीं आएगा, इक्वल टू वाला भी केस है ना, तो ऑलवेज लिखा है तो वो भी गलत है, ये बोला जाएगा वहां पे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज अ राइट आंसर। क्लियर हुई ये बात। तो ये है हमारा कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसमें से आपको इतने ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आप 9th में पढ़ के आए हो। हम अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल, इसमें बोला है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले तो लिखा है कि भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज अ सर्कल, इसमें इसका रेडियस बोल दिया उसने r।
तो सर्कल में घूम रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछी है, हाफ रेवोल्यूशन। जब वो आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, मतलब अगर वो यहां से शुरू हुआ है ए से, तो आधा सर्कल कंप्लीट कर जाए यहां बिल्कुल इसके सामने, तो इस केस में कितना वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। स्टार्ट करते हैं, पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। तो बच्चों ये आपको पता होगा, हम छोटी क्लासेस में करके आते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो एक कंप्लीट सर्कल में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना उस सर्कल का सरकमफ्रांस होता है। क्या होता है? सरकमफ्रांस। सरकमफ्रांस किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर। मतलब अगर बॉडी यहां से चली और दोबारा यहां पहुंच जाए तो कितना डिस्टेंस कवर किया? जितना सर्कल का सरकमफ्रांस। अब अगर आधा सर्कल कवर किया तो आधा सरकमफ्रेंस, मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर, दैट इज हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। क्लियर हुई ये बात? पूरा होता तो पूरा सरकमफ्रेंस, अब आधा किया है तो हाफ कर दिया मैंने, 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मैंने आपको अभी बताया कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो मैंने देखो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हुई? ए बी के। ए बी क्या है? हमारा सर्कल का डायामीटर, और आपको पता है डायामीटर किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? 2 आर। तो पहला तो पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट की बारी। जब फुल रेवोल्यूशन है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब फुल रेवोल्यूशन होगा तो उस केस में डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? सरकमफ्रांस के। एक रेवोल्यूशन इक्वल टू सरकमफ्रांस, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रांस। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो, हमने जब कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, ए से स्टार्ट किया, दोबारा कहां पहुंच गए? ए पे, तभी तो कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। और अगर आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0, 0। ठीक है, तो यहां पे हमारी डिस्प्लेसमेंट आई 0। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है 3.5 रेवोल्यूशन, मतलब 3.5 रेवोल्यूशन हो चुके हैं। 3.5 का मतलब क्या हुआ? 3 कंप्लीट और जो अगला है वो हाफ। तो देखो 1 2 3 एंड 3.5 यहां पहुंच गए। तो डिस्टेंस तो भी सारा ऐड होगा, है ना? हर एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस ऐड होगा। एक रेवोल्यूशन 2 पाई आर, सेकेंड रेवोल्यूशन 2 पाई आर, थर्ड रेवोल्यूशन 2 पाई आर, अगला हाफ किया है तो पाई आर। तो ये सारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो सीधा कर सकते हो आप कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 2 पाई आर। हमारे कितने बोले उसने? 3.5। तो मल्टीप्लाई कर दो 3.5 को 2 पाई आर से, एक रेवोल्यूशन के डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3.5 इंटू 2 करोगे तो 7 पाई आर। तो डिस्टेंस हो गया ये। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट आपके राउंड्स पे डिपेंड नहीं करती। डिस्प्लेसमेंट निकालने का सिर्फ एक ही मेथड है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, और ए और बी को जब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया था तो देन इट इज इक्वल टू डायामीटर विच इज इक्वल टू 2r। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी बेसिक से शुरू करेंगे, हम सीधा एडवांस नहीं पहुंचेंगे, 0 टू हीरो बनेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, थोड़ा सा इससे मुश्किल होगा वो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिस्क ऑफ रेडियस r रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आपके पास एक डिस्क है, सर्कल शेप की डिस्क है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, वो एक सरफेस पे से रोल करेगी, ऐसे घूमेगी, आगे की तरफ जाएगी। तो उसने बोला डिस्प्लेसमेंट निकालनी है लोअर मोस्ट पॉइंट की, सबसे नीचे जो पॉइंट है इस टाइम पे, देखो जैसे ये ए पॉइंट सबसे नीचे है, जब ये डिस्क आधा रेवोल्यूशन कर देगी तब उस ए पॉइंट की पोजीशन अलग हो जाएगी ना, पहले नीचे था, हाफ रेवोल्यूशन में ए पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे थे स्टार्टिंग वाली पोजीशन, मतलब इनिशियल और फाइनल वाले में। और दूसरा, जब वो कंप्लीट रेवोल्यूशन कर देगा, मतलब ए पॉइंट घूमकर दोबारा कहां पे आ जाएगा? ए पॉइंट है, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया, ये घूमेगा हाफ रेवोल्यूशन में, ये यहां पहुंच गया यहां पे, और जब फुल रेवोल्यूशन होगा तो ये दोबारा से कहां पहुंच जाएगा? ये हाफ रेवोल्यूशन ऊपर पहुंच गया, ये फुल रेवोल्यूशन यहां नीचे पहुंच गया। तो ध्यान देना, फर्स्ट केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बच्चों? दैट इज दिस, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करना है बच्चों, ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। इतना इजी क्वेश्चन नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है,
ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट केस की, क्वेश्चन नंबर 1 की। और सेकंड की डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल, ये फाइनल, मतलब यहां से लेके यहां तक ये सेकंड केस की डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। जब फुल रेवोल्यूशन होगा, ऐसा क्वेश्चन था ये। अब निकालना पड़ेगा ये चीज। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले जो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक सर्कल जब कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो उस रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सरकमफ्रांस होता है। यहां पे देखो, अगर एक ये सर्कल है, ये ए पॉइंट लोअर मोस्ट है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस कितना है, आर, तो इसका सरकमफ्रांस कितना होगा, 2πr। जब ये रोटेट किया ऐसे घूम के, ए पॉइंट दोबारा जब नीचे आया, यहां पहुंचा, तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल। मतलब ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 2πr के। तो ये पता होना चाहिए आपको कि जब भी एक सर्कल कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो लीनियर डिस्टेंस जो वो कवर करेगा, अगर वो आगे की तरफ जा रहा है तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में लीनियर डिस्टेंस उसका सरकमफ्रांस के इक्वल होता है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, तो ये कितना होगा, 2πr। सिंपल सी बात। ये आधा है तो ये कितना होगा, यहां से लेके यहां तक, अगर इसको ज्वाइन करूं नीचे बिल्कुल दिस, ये तो ये कितना होगा, पाई आर। पूरे का 2πr, ये डिस्टेंस कितना हो गया, पाई। क्लियर हुई ये चीज। अब उठाते हैं इसको, देखो हमें ये चाहिए डिस्प्लेसमेंट पहले वाले केस की, ये कितना है, πr। ये कितना होगा यहां से लेके यहां तक, सीधी लाइन। डायामीटर, डायामीटर किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स रेडियस। तो ये ए से लेके, इसको नाम दे दो, लेट इट बी बी। तो यहां से लेके यहां तक 2r है, यहां से लेके यहां तक क्या होएगा, इसका हाफ, मतलब πr। ये निकल गया आराम से। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको दिया हुआ है πr, ये आपको दिया 2r, ये आपने निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई इस केस में, पाइथागोरस लगा दो। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, πr का स्क्वायर प्लस अपना परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ऊपर क्या डाल दो, रूट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना। तो ये कितना आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। रूट में से आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, तो कितना आया बाहर, r, और अंदर क्या बचा, पाई स्क्वायर प्लस 4। क्लियर हुआ ये चीज। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट समझने में मुश्किल थी और कुछ नहीं। और दूसरे केस की बात करें, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गई फर्स्ट के केस में। सेकंड कंप्लीट रेवोल्यूशन में तो वो सीधे, ये देखो ये और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, मतलब इसके इक्वल ही आ जाएगी। तो कितनी है डिस्प्लेसमेंट सेकंड केस में, 2πr। तो आप सीधा लिख दोगे कि इसका आंसर क्या आ गया, 2πr। क्लियर हुआ ये चीज। तो मेन पॉइंट यहाँ पे यही था जो आपको याद रखना है कि जब भी एक सर्कुलर बॉडी कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी और वो मूव कर रही है आगे की तरफ, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी वो किसके इक्वल होगा, उसके सरकमफ्रांस की। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें, a drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward। एक शराबी शराबी पर्सन पी के टून हुआ बड़ा, चल रहा है आगे, 5 कदम आगे जा रहा है, 3 कदम पीछे आ रहा है। पीकर 5 कदम हर बार आगे जा रहा है, 3 कदम पीछे आ रहा है, ठीक है। तो फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन, वही चलता जा रहा है उसका, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे। हर स्टेप उसका 1 मीटर का है और उसको 1 सेकेंड चाहिए एक स्टेप को। मतलब एक स्टेप जब वो ले रहा है तो वो 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है, और हर स्टेप जो है वो 1 मीटर का है। तो हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्ट से 13 मीटर की दूरी पर एक पिट है, एक गड्ढा है। तो उस पिट में गिरने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे ये पर्सन बना है और ये यहां पे है हमारा पिट। तो 0 से जब वो स्टार्ट करेगा, देखो 0 से वो 1 2 3 4 5 स्टेप आगे, 5 आगे गया, फिर 3 पीछे आएगा, है ना।
तो 3 पीछे आएगा तो यहां से यहां 4, 4 से 3, 3 से 2, तो 8 स्टेप्स लिए टोटल उसने, 5 आगे 3 पीछे, और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, सिर्फ 2। तो मैं यहां पे लिख दूं डिस्प्लेसमेंट इन 8 स्टेप्स इज 2 मीटर, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स, क्योंकि हर स्टेप्स को करने के लिए कितना टाइम चाहिए उसको, 1 सेकेंड, तो 8 स्टेप्स मींस 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड्स में उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 मीटर। तो अब गिरने को कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, तो उसके लिए देखो अब यहां से चलेगा वो 2 से आगे चलेगा 1 2 3 4 5, फिर वापस आएगा 1 2 और 3, यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया। तो ऐसे 2 2 के पेयर बनते जाएंगे हर बार, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट तो 2 2 की है। तो यहां पे उसको 8 सेकेंड लगे, यहां से यहां तक भी उसको टोटल कितना लगेगा, 8 सेकेंड, क्योंकि आगे जाके फिर वो वापस पीछे आएगा। ऐसे 4 से 6 तक उसको 8 सेकेंड लगेगा, 6 से 8 तक उसको 8 सेकेंड लगेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, पेयर ही बनाते जाते हैं, 2 2 के पेयर बनाते जाएंगे, नहीं, इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं है ये। अब जब आप 8 पे पहुंचे हो तो जरा ध्यान से देखो, क्या वो वापस आ भी पाएगा, हर बार ये जरूर चेक करो कि क्या वो वापस आ भी पाएगा। देखो यहां से चलेगा तो वापस वो आ जाएगा, यहां से चलेगा 1 2 3 4 5, फिर वापस 1 2 3 यहां पहुंच गया, यहां से चलेगा फिर भी वापस आ जाएगा। पर अब जरा 8 वाले में देखो, अगर वो आगे चला 1 2 3 4 5, जनाब जी तो पिट में गिर गए। और अगर आपने 2 2 के पेयर बनाए तो आप तो एक्स्ट्रा पेयर बना दोगे 8 से 10 तक का और 10 से 12 तक का। तो ये जरा ध्यान रखना कि जब पेयर बनाने भी है तो एक बार लास्ट वाले में चेक जरूर कर लेना कि भी आगे जाते वक्त क्या वो वापस आ भी पाएगा या नहीं। तो अब 8 तक पेयर बने हैं 2 2 के, 8 के बाद वो सिर्फ 5 स्टेप्स लेगा और कहां जाएगा, नीचे जाएगा। समझ लगी ये चीज। तो टोटल कितना टाइम लगा उसको, टोटल टाइम टेकन इज, यहां से यहां तक 8, यहां से यहां तक 8, 4 से 6 तक 8, 6 से 8 तक 8, 8 से सीधा 13 मीटर नीचे जाने के लिए, नीचे गिर गया ना पिट में, जैसे 13 मीटर हुआ वो पिट में गिर गया, तो 8 से 13 तक तो सिर्फ 5 स्टेप्स हुए हैं, वापस तो आया नहीं वो। तो 5 स्टेप्स का मतलब कितना टाइम लगा होगा, 5 सेकेंड्स, तो 5 आएगा अब अगली बार। तो कितना टाइम हो गया, 8 4 32 एंड 5 कितना हो गया, 37 सेकेंड्स। तो अच्छा क्वेश्चन था ना ये, तो इसको ध्यान से समझ लो कि 2 2 का पेयर बनाओ और ये मत करते रहना। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं वो यही करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, चलो जी आ गया आंसर, नहीं, लास्ट वाले में एक चीज का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। सर्कल में घूम रहा है बॉडी, ए से बी गया और एंगल बता दिया कि वो ए वाली पोजीशन सेंटर से बी तक की पोजीशन तक कितना एंगल बना रहा है, 60। तो इस केस में डिस्टेंस निकालना पहले। तो एक चीज सर्कल के केस में आपने सीधी याद करनी है, ये क्या है, ए से बी जो डिस्टेंस है वो यही होगा, ये लाइन, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, मैथ्स में पढ़ा है ना आपने कि इस लाइन को आर्क बोलते हैं। सर्कल का जो छोटा सा पीस होता है उसको आर्क बोलते हैं, और जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी। और आर्क की लेंथ अगर कभी भी आपने निकालनी है बच्चों, तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा मतलब वो कितना एंगल बना रहा है, एल मतलब उस आर्क की लेंथ, और आर है रेडियस। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको जो रेडियस दिया हुआ है वो आर ही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में रेडियस गिवन है आर, तो यहां से लेंथ ऑफ आर कितना आ जाएगा, थीटा इंटू आर। Now one thing you have to kept in your mind that जो थीटा लेना है बच्चों आपने, वो किस में होना चाहिए, रेडियन में, मतलब पाइज में होना चाहिए। और वो तो आपको करना आता है ना, कैसे किसी भी एंगल को पाई में चेंज कर दो। तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री को पाई में कैसे लिखोगे, पाई बाय 3। पाई क्या होता है बेसिकली, पाई इज 180, तो 180 को अगर 3 के साथ डिवाइड करोगे तो 60 आंसर आ जाएगा ना। तो एंगल इस फॉर्मूले में हमेशा रेडियन में ही लेना है। और जब अगर आपने इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को फिल करूं पाई बाय 3 इंटू आर, तो लेंथ कितनी आ गई, पाई बाय 3 आर।
और अगर ये r आपको वैल्यू में दिया जाता, सपोज 10, 20, 30, तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करते तो यहाँ पे जो पाई की वैल्यू सॉल्व करनी है, यहाँ पे लेंथ के टाइम जो पाई है वो कितना होगा 22/7। क्लियर हुई ये चीज। एंगल के टाइम में पाई को 180 समझ के एंगल निकालना होता है और कुछ नहीं। पर जब आपने लेंथ में ये पाई को यूज करना है तो पाई की जगह 180 नहीं फिल करना है, ये पाई वही हो जाएगा 22/7 वाला पाई। क्लियर हुआ ये चीज। तो लेंथ तो बड़े आराम से निकल जाया करेगी, और वही लेंथ आपकी क्या आएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका π/3r। तो डिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला लगाओ L = थीटा रेडियन में लेकर चलो जी डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट निकालना वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। ये क्वेश्चन तो इजी है, इसका नेक्स्ट वाले में डिस्प्लेसमेंट थोड़ी मुश्किल से निकलेगा। ये क्यों इजी है, देखो डिस्प्लेसमेंट में ये देखो कि जो आपकी OA और OB है वो दोनों इक्वल है। दोनों किसके इक्वल है, r के रेडियस के। और आपने ये पढ़ा है कि अगर ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्यों, देखो डिस्प्लेसमेंट पहले तो बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट होगी क्या, A और B स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को सीधी लाइन से जोड़ो। तो ये जोड़ दिया मैंने, A और B को सीधी लाइन से जोड़ दिया, तो OAB ट्रायंगल बन गया ना। तो उस ट्रायंगल में मुझे AB निकालना है बस। तो उसके लिए ये करने जा रहा हूं। देखो अब OAB ट्रायंगल में अगर OA R है तो OB भी कितना है, R। और आपको पता है कि ट्रायंगल में अगर इक्वल साइड्स हों तो उन साइड्स के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। मतलब अगर ये एंगल थीटा, ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। और मुझे ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालनी है, उसके लिए ये करना पड़ेगा हमें। तो चलो जी, अब आपको पता है कि ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो 60 प्लस थीटा करोगे तो 60 + 2 थीटा = 180, 2 थीटा = 120, थीटा कितना आ गया 60। तो मतलब सारे ही एंगल 60 60 के। और बबुआ अगर सारे एंगल 60 के हैं तो कौन सा ट्रायंगल हुआ, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो आपका OAB ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है। तो अगर इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स क्या होंगी, सेम। तो सारी साइड सेम है तो मतलब AB भी किसके इक्वल आ गया, R के। और AB ही क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आई AB वो किसके इक्वल आ गई, R के। तो 60 वाला अगर क्वेश्चन आया वो तो इजी होता है क्योंकि उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा तो R के इक्वल ही आ जाएगा। पर अगर 60 के अलावा कोई और एंगल आ गया तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन में आपको वैसा भी करवा देता हूं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें वही सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, पर अब बीच का एंगल 60 नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो मैं आपको जनरल क्वेश्चन करवा देता हूं जिसमें थीटा ले लिया। अब उसके बाद थीटा कुछ भी होगा आप सीधा जस्ट थीटा की वैल्यू फिल कर देना। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ तो आप सीधा याद कर लेना कि जब भी एंगल थीटा हो तो ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए तो कुछ काम ही नहीं करना। डिस्टेंस के लिए तो आपको मैंने बोला है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ आर्क, वो किसके इक्वल है, थीटा × आर, जैसे पीछे किया था। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस में कोई भी एंगल दे दोगे आराम से डिस्टेंस निकल जाएगा। प्रॉब्लम कहां आएगी, डिस्प्लेसमेंट में। तो अब इन केसेस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे जरा ध्यान से देखना। अगेन OA और OB इक्वल है तो ये R और ये R। डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी तीसरी साइड तो वही सेम, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, A और B को स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल बन गया। अब ये इक्विलेटरल नहीं होगा, वो तभी होता है जब 60 है, पर आइसोसेलेस तो है ना। तो अब ये जो हमारा OAB ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है, ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स उसकी इक्वल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्चों प्रॉपर्टी होती है एक, कि अगर आप किसी भी एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, तो एक तो ये इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर देगा। मतलब अब ये जो नए एंगल है, पूरा एंगल थीटा था तो ये कितना हो गया, θ/2 θ/2। मान लो ये C परपेंडिकुलर C पे फेंका। और दूसरी चीज, ये जो साइड्स होंगी AC और CB ये भी बाइसेक्ट हो जाएंगे। मतलब AC किसके इक्वल होगा, CB के। क्लियर हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप
परपेंडिकुलर फेंक रहे हो तो एक तो एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, दूसरा वो क्या करेगा, साइड को भी बाइसेक्ट कर देगा, मतलब AC और CB क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ट्रायंगल उठा लेता हूं। मैंने ये छोटा सा ऊपर वाला ट्रायंगल उठाया यहां से, क्योंकि मुझे तो बस ये अब AC चाहिए। डबल कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा AB जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये A, ये C और ये O, ये है आपका R, ये एंगल दिया है θ/2, ये आपने निकालना है। ये बीच वाली साइड नहीं पता, पाइथागोरस नहीं लगेगा। आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, आपके पास एंगल है, आपने परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम आएगा, पंडित बद्री प्रसाद याद है ना आपको। तो पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग कहता साइन ले लो, क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आता है। तो एंगल क्या आएगा, θ/2, ये वाला साइन θ/2 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा AC, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा OA, AC बाय OA कितना है R, तो यहां से AC कितना आ गया, ये R इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा R sin θ/2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट AC का डबल है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, AC और CB सेम है, तो डबल कर दो आप सीधा। तो डिस्प्लेसमेंट जो AB की इक्वल थी वो क्या होगी, AC का डबल, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2R sin θ/2। तो बच्चे ये आप याद भी कर सकते हो सीधा, अगर MCQ क्वेश्चन ऐसा कोई आ गया, अगर आपको बीच का एंगल मान लो 90 दिया है, तो 2R sin 90/2 एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 90/2 मतलब 45। ये 2 यहां मत कट कर देना, ये θ/2 मतलब एंगल के साथ 2 को डिवाइड करना है। क्लियर हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा MCQ में आ सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव में काफी बार पूछा जाता है आपको नीट के एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि बता ही देता हूं आपको। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इन टाइम 2 PM टू 2:20 PM। 2 बजे से 2:20 मिनट और आगे चले गए, तो इतने टाइम में आपकी मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करेगी और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पूछा। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो उसमें देखो अब मैं क्लॉक को बनाता हूं, या आप डिस्टेंस छोड़ दो, डिस्टेंस नहीं पूछेगा वो आपको, डिस्टेंस तो सीधे ही हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट को देखो आप। ठीक है, तो ये क्लॉक बनाई मैंने, ये 12, ये 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। तो ये सेंटर आ गया इसका। अब 12 बजे, हमें तो मिनट हैंड का काम है सिर्फ, तो मिनट हैंड ही बनाऊंगा मैं सिर्फ। तो 12 बजे, सॉरी 12 कैसे बज गए, 2 बज रहे हैं अभी तो 2 बजे की बात कर रहे हैं। तो जब भी 2 PM होगा तो मिनट हैंड कहाँ होगी, टाइम तो सबको देखना आता है ना। तो जब 2 PM होता है तो मिनट हैंड 12 पे होती है, तो मिनट हैंड यहाँ पे होगी इनिशियली, यहाँ पे A पॉइंट इसको मान लेते हैं। और 2:20 मतलब मिनट हैंड कहाँ हो जाएगी, मिनट हैंड पहुंच जाएगी 1, 2, 3 एंड 4 पे, तो यहाँ पहुंच गई मिनट हैंड आपकी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, तो ये अगर टिप को टच कर रही है तो ये A, ये B, वही ऐसे ट्रायंगल बनाओगे है ना। ट्रायंगल में बस आपको ये थीटा अगर कहीं से पता लग जाए तो मैंने ट्रिक बताई है, सीधा फॉर्मूला लगाओ 2R sin θ/2, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और मिनट हैंड की आपको लेंथ दी होती है इस क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 14 मीटर, ये आपको दी होती है लेंथ। ठीक है, लेंथ आपको दी है, तो जो लेंथ होगी वही इस केस में रेडियस बन जाएगा, क्योंकि जितनी लेंथ है उतने ही रेडियस का सर्कल बनेगा। ठीक है ना। तो अब मेन प्रॉब्लम है कि थीटा कैसे निकालेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, आप देखो टोटल एंगल अगर वो यहां से यहां ऐसे जाएगी तो टोटल एंगल कितना होगा, 360 का। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है, 360 का। और 360 कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, कितने नंबर्स में डिवाइड होगा, 12 में डिवाइड होगा। तो 360/12 तो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो हर एक नंबर का अगले नंबर के साथ कितना एंगल होगा, 30 का। दो नंबर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 30 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब 12 और 1 के बीच का एंगल, यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होगा, 30। 1 से 2 तक का कितना होगा, 30। 2 से 3 तक का कितना होगा, 30। 3 और 4 तक का कितना होगा, 30। तो हमारा A और B का कितना हो गया,
30 30 30 एंड 30, तो टोटल कितना हो गया 120। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में थीटा कितना आ गया 120। बस थीटा ही तो चाहिए था आपको, और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। थीटा निकालने का बारे में आपने सीख लिया कि क्लॉक में 360 टोटल एंगल होगा और दो नंबर्स के बीच का एंगल कितने का होगा 30 का, क्योंकि 12 पेयर बनेंगे, हर एक पेयर के बीच का एंगल सेम होगा, तो डिवाइड किया 30 आ गया। और इस केस में कितने पेयर बन रहे थे हमारे 1 2 3 एंड 4, तो 30 इंटू 4 किया तो 120। अब डिस्प्लेसमेंट का सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो डिस्प्लेसमेंट इज 2r sin थीटा बाई 2। भाई पीछे इक्वेशन किया ना, वहीं से पाया मैंने ये फॉर्मूला। तो 2 इंटू रेडियस इज योर 14, साइन थीटा इज 120 बाई 2, 2 इंटू 14 इंटू साइन, ये कैंसिल हो गया 60, 2 इंटू 14 इंटू रूट 3 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज 14 रूट 3 मीटर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, पर कई बार नहीं किया होता तो माइंड में नहीं आता, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सो विद दीज न्यूमेरिकल्स आई थिंक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता लग जाएगा। इससे अलावा कोई खास क्वेश्चंस नहीं है जो यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।